यून छान से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मेरे लिए काम करो, मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करोगे, मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनोगे। असल में उसे यून छान पर इतना भरोसा नहीं है कि सीधे उसे पैसे उधार दे दे। लेकिन ये बात साफ है कि यून छान को पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए हान ग्यूल उसे नौकरी पर रखना चाहता है, लेकिन एक अजीब से काम के लिए। उसे बस इतना चाहिए कि यून छान उसकी मैच मेकिंग वाली ब्लाइंड डेट्स पर उसके साथ जाए, ताकि वो अपनी दादी और माँ को दिखा सके कि उसे लड़कों में ही दिलचस्पी है, ताकि शादी की ज़बरदस्ती से उसे छुटकारा मिल सके। यून चान को ये काम आसान लगता है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है। वो दोनों पेमेंट को लेकर थोड़ी बहस भी करते हैं, लेकिन आखिर में यून चान को जितना वो चाहती थी उससे काफ़ी कम रकम, यानी कि हर बार $100 पर मानना ही पड़ता है। हाँ, यून चान की एक शर्त थी कि हर एक्स्ट्रा चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कपड़े, खाना, और अगर हान यूल उसे छुए, जैसे चेहरे, कंधे या कमर पर, तो हर टच का रेट लगेगा। पैसों की तंगी में फंसी यून चान एडवांस पेमेंट भी मांग लेती है और हान यूल उसे एडवांस भी दे देता है। हान ग्यूल अपनी कार को लेकर बहुत ही चिकचिक करता था। यून चान को कुछ भी छूने तक नहीं दे रहा था, लेकिन यून चान फिर भी उसका कन्वर्टेबल टॉप ऊपर खींच देती है और खुले आसमान के नीचे हवा में झूमते हुए सफर का मजा लेने लगती है। शुरुआत में हान ग्यूल को उसकी ये हरकतें काफी परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी जब वो यून चान को इतनी मस्ती में देखता है तो मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता। बाद में यून चान की मुलाकात मोहल्ले में हान सुन से हो जाती है, और सच कहूँ तो हान सुन की धीमी सुकून भरी आवाज़ इस सीन में दिल को छू जाती है। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि यून चान 24 साल की है और हान सुन 31 साल का है। हान सुन उससे पूछता है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस पैसों वाला झंझट हल हुआ या नहीं। यून चान उसे बताती है कि वो अब भी उस फैसले के बीच में ही झूल रही है। कभी लगता है कि इज्जत ज़रूरी है, तो कभी लगता है कि पैसा ज़रूरी है। वो हानसुन से पूछती है, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है। हानसुन कुछ कहने लगता है अपने किसी दोस्त के बारे में, और फिर बीच में ही रुक जाता है। यून चान बहुत ही क्यूरोसिटी से उससे कहती है कि बोलो ना, तुम क्या कहने वाले थे। हानसुन उसे बताता है कि उसका एक दोस्त, यहाँ वो अपने दोस्त के नाम के आड़े अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली अपना नाम नहीं ले सकता था, इसीलिए वो एक दोस्त का नाम ले रहा है। वो उसे बताता है कि उसका एक दोस्त कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लड़की 2 साल पहले उसे छोड़कर चली गई। अब वो फिर लौट कर आई है और चाहती है कि सब कुछ दोबारा शुरू हो। अब वो दोस्त उलझन में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। यून चान उससे पूछती है कि क्या वो लड़का अब भी उस लड़की से प्यार करता है। हानसुन जवाब देता है, पता नहीं, शायद उस लड़के को खुद ही इस बात का जवाब नहीं पता। जब हानसुन घर पहुंचता है तो यूजू उसका इंतजार कर रही होती है। वो बताती है कि उसने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया है जिसके लिए वो हानसुन को छोड़कर गई थी। हानसुन बहुत ही रूखे अंदाज में उसे जवाब देता है कि तुम्हें मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में तो मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम इतनी फेमस हो कि तुम्हारे बारे में हर चीज़ अखबार में आती है। यूजू फिर से रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन हानसुन उसे फिर से बेरुखी नज़र से देखता है और उसे दरवाजे पर छोड़कर अंदर चला जाता है। हानसुन घर के अंदर तो आ जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुकता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। वो मुड़ता है और फिर बाहर जाता है, जहाँ यूजू अभी भी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बिना कुछ कहे हानसुन उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है, और फिर वो उसे किस करता है। ये दोनों रात साथ में गुजारते हैं। सुबह जब यूजू जागती है तो हानसुन को पीछे आंगन में अकेले बैठा देखती है, और वो भी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ। यूजू उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। हानसुन जवाब देता है कि तुम्हें यही लगता होगा ना कि मैं बहुत इजी हूँ। जब तुमने छोड़ना चाहा छोड़ दिया, और जब वापस आना चाहा आ गई, और मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ कि मैंने तुम्हें वापस अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन वो उसे ये भी बताता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और फिर वो उससे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और साथ में ये भी कहता है कि वो आगे अब उससे नहीं मिलना चाहता। हानसुन का वो किस और उसके साथ वो रात बिताना उसे किसी समझदारी की नहीं, बल्कि एक पल की कमजोरी और एक जज्बाती गलती की तरह दिखाई दे रही थी। और सुबह होते ही जब उसका दिमाग ठंडा हुआ, हानसुन ने सब कुछ साफ साफ देख लिया और समझ लिया कि जो टूटा था वो अब शायद जुड़ना मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हान ग्यूल यून चान को प्रॉपर कपड़े दिलाने ले जाता है, और यहाँ उसकी नार्सिज्म वाली आदत साफ नजर आती है। अगर उसे किसी आदमी को डेट करना है तो वो चाहता है कि वो लड़का हूबहू बिल्कुल उसी की तरह दिखे, बिल्कुल उसी का स्टाइल, उसी का क्लास, उसी का परफेक्शन। मतलब कि ये फेक बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि ये हानग्यूल की ही रेप्लिका है।
एक ऐसा लड़का जिसमें वो खुद को देखता है। हान ग्यूल के ब्लाइंड डेट्स के दौरान दोनों अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डेट थोड़ी सीट होने लगती है, ये दोनों नकली किस की एक्टिंग करते हैं ताकि सामने वाली लड़की उन्हें गलती से देख ले और वो चौंक जाए। ये ट्रिक वो हर एक डेट में रिपीट करते हैं, एक के बाद एक, हर बार थोड़ा और ओवर द टॉप। हर बार कामयाबी के बाद दोनों एक विक्ट्री हैंडशेक करते हैं जो धीरे धीरे इतने जटिल इशारों में बदल जाती है जैसे कि कोई सीक्रेट कोड हो। आखिरी डेट पर हान ग्यूल इतना एक्साइटेड हो जाता है कि एक लड़की को सक्सेसफुली भगाने की खुशी में अचानक यून चान को सच्ची का किस कर देता है। यून चान हल्का सा नाक मुंह सिकोड़ती है और कहती है कि ये मेरा पहला किस था। हान ग्यूल भी मुस्कुराते हुए कहता है मेरा भी, लेकिन किसी लड़के के साथ। और ये दोनों के बीच में एक अजीब सी ऑकवर्ड चुप्पी छा जाती है, एक पल जो मजाक से कहीं ज्यादा कुछ था। लंच पर दोनों बाहर जाते हैं जहां यून चान हिसाब लगाती है कि हान ग्यूल को उसे कितने पैसे देने हैं। वो पैसे की ज़रूरत का जिक्र करती है, घर का डिपॉजिट, उसकी बहन की स्कूल की फीस वगैरह वगैरह। हान ग्यूल उससे पूछता है कि तुम्हारा डिपॉजिट कितना है। यून चान मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर बताऊं तो तुम मुझे पैसे दे दोगे क्या। फिर वो उसे बताती है कि $5000। फिर हान ग्यूल वो घड़ी वापस लेता है जो उसने यून चान के लिए खरीदी थी। यून चान उसे चीप कहती है क्योंकि वो एक घड़ी फेक थी, लेकिन हान ग्यूल उसे फिर भी उस घड़ी को नहीं रखने देता और उससे वो घड़ी ले लेता है। हमें पता चलता है कि यून चान की नाक बहुत तेज है। वो बाहर रेस्टोरेंट के बाहर ही कॉफ़ी की खुशबू सूंघ लेती है और ये भी बता देती है कि जब हान ग्यूल ने उसे किस किया था तब उसने नाश्ते में क्या खाया था। मज़े की बात तो ये है कि हान ग्यूल धीरे धीरे यून चान के साथ सॉफ्ट होता जा रहा है, उसकी हरकतों पर मुस्कुराता है और दोनों मजाक मस्ती में भी झगड़ते रहते हैं। उनके कप्स आपस में मिल जाते हैं। यून चान के कप में शराब थी और हान ग्यूल के कप में सिर्फ पानी। हान ग्यूल जो पहले से ही शराब सहने में कमज़ोर है, जल्दी ही नशे में चूर हो जाता है। वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और यून चान उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले जाने लगती है, लेकिन वो घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाती। वो उसे दरवाजे के बाहर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। आखिरकार यून चान उसे अपने इलाके तक कंधे पर ले जाकर ताइक्वांडो स्टूडियो में रात बिताने के लिए छोड़ देती है। सुबह यून चान अपनी छोटी बहन यून साए के स्कूल जाती है क्योंकि एक परेशानी आ गई थी। यून साए को वहां पकड़ा गया था कि वो खुद एक छोटी सी पैसे उधार देने वाली स्कीम चला रही थी। स्कूल के टीचर उसके नोटबुक में उसका हिसाब किताब देख लेते हैं। यून चान अपनी बहन को डांटती है, लेकिन यून साए जिद करती है कि वो ये काम जारी रखेगी तब तक जब तक कि इतना पैसा ना कमा ले कि उसे पॉप सिंगर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर सके। जब यून चान ताइक्वांडो स्टूडियो वापस पहुंचती है तो पाती है कि हान ग्यूल बच्चों की बेल्ट से बंधा हुआ है, पूरी तरह से उनकी मस्ती का खिलौना बना हुआ है। यून चान उसे अपने पिता की शर्ट उधार देती है और हान ग्यूल थोड़ी देर उसके घर को निहारता है। वो उसकी डेली रूटीन चार्ट को देखता है जिसमें हर घंटा करीब करीब भरा हुआ है और हंसते हुए कहता है कि उसकी दादी ने सही कहा था कि वो आलसी है। वो यून चान के बचपन की तस्वीरें भी देखता है जिसमें वो उस वक्त भी लड़कों जैसी ही लगती थी और मुस्कुराता है। फिर वो उसके बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हुए देखने आता है और उसके दरवाजे पर एक नोट छोड़ जाता है। साथ में वो घड़ी भी रख देता है जो उसने वापस ले ली थी। नोट में लिखा था कि वो पूरा $5000 यून चान को घर का डिपॉजिट देने के लिए उधार दे रहा है। इसमें से $1500 उसका पैसा काम वाला है, बाकी का पैसा वो लोन के तौर पर दे रहा है। अगले सीन में हानसुन उदास होकर यूजू के साथ खुशहाल पलों को याद कर रहा था। हानसुन यूजू के बड़े से अपार्टमेंट पर पहुंचता है और उससे सीधे कहता है कि यूजू अपना काम कितने आराम से करती है, जबकि वो खुद कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। उसका हाल बुरा है, लेकिन यूजू अपने काम में बिल्कुल मगन है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और इन सब का असर सिर्फ हानसुन पर ही पड़ा है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने उसे कितना दर्द दिया है जब वो उसे छोड़ गई थी और उसने कितना स्ट्रगल किया। फिर भी जब वो उसे तकलीफ देने की कोशिश करता है तो यूजू पर कोई असर नहीं होता। उसके लिए ये सब कुछ एक खेल जैसा है जिसमें उसका जीतना तय है। जैसे ही वो जाने लगता है, यूजू उसे पीछे से पकड़कर बैक हग कर लेती है। वो आंसू भरी आवाज़ में उससे कहती है, थैंक यू, मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। हानसुन जवाब देता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ और बस इसीलिए बार बार तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, जबकि मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अब सीन शिफ्ट होता है यून चान की तरफ, जो हिम्मत जुटाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना कर रही होती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो हान ग्यूल को कॉल करके पूछे कि उसे
उसका दिया हुआ पैसा कब तक वापस चाहिए। जब आखिरकार वो कॉल करती है तो हान ग्यूल के सपने को बीच में ही तोड़ देती है। हान ग्यूल सपना देख रहा था कि उसकी शादी हो रही है एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ, लेकिन एंड में उसकी शर्मीली दुल्हन की जगह सूट पहने यून छान आ जाती है। हान ग्यूल की दादी उसे मजबूर करती है कि वो कॉफ़ी प्रिंस कैफ़े जाए, जो कि उसकी दादी की ही दुकान थी। उसकी दादी ने जो मैनेजर वहाँ पर लगाया था उसे ज़्यादा पैसे कमाने की चिंता नहीं थी, इसीलिए वो कैफ़े बहुत ही बुरी हालत में था। ना ही वहाँ कोई कस्टमर आता था और ना ही वहाँ की हालत ठीक ठाक थी, और प्रॉफिट का तो भूल ही जाओ। मैं यहाँ आप सभी को बता दूँ कि ये आदमी यून छान से जुड़ा हुआ है, ये मैनेजर। हान ग्यूल उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसकी दादी उसे मैनेजर से मिलवाती है और कहती है कि हान ग्यूल को अब मैनेजर से ही सारा काम सीखना होगा। इसी दौरान यून छान को पता चलता है कि ताइक्वांडो स्कूल का मालिक बिना पैसे दिए भाग गया है और उसने स्टूडियो भी खाली कर दिया है, जिससे कि यून छान अब और भी ज़्यादा फंस चुकी